अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड फिजियोलॉजी, और उसके अंदर हमने प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स को ख़ास तौर पे बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है। रेड ब्लड सेल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे किसी न किसी चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तमाम इन्फॉर्मेशन को मैंने इस लेक्चर के अंदर सारा कवर किया और कुछ नए फैक्ट्स भी इसमें ऐड किए हैं। तो ये जो टॉपिक है फिर ये इंटरेस्टिंग भी हो गया और इसमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से रेड ब्लड सेल्स को सही तरीके से उसको तैयार करना है, उसको समझना है, और उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है ये खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनफ है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स, मैंने कहा है कि रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स नहीं कहते, हम सेल नहीं मानते उसे। अगर उस वैसे हकीकत में देखा जाए तो ये एक कोई सेल नहीं है। सेल की जो आप कह सकते हैं एक शर्त ही है, अगर किसी चीज़ को आप सेल कह रहे हो तो उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए। तो इनके अंदर तो जब ये मैच्योर होते हैं न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाता है और इनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो इसी जैसे हम इनको सेल नहीं कहते, कार्पसल्स लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज के लेक्चर के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स को डिस्कस करेंगे। इनका दूसरा नाम है एरेथ्रोसाइट्स। तो ये सेकंड नेम, इसका अल्टरनेटिव नेम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना वो इस टॉपिक रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल नहीं देता तो एरेथ्रोसाइट देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो हीमोग्लोबिन के कई करोड़ मॉलिक्यूल को पैक करने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बेटा एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे आरबीसीज इमेच्योर होते हैं अभी, यानी उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उनके पास न्यूक्लियस होता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनका साइज़ इनलार्ज हो रहा होता है, तो प्रोटीन रिक्वायर वहाँ पर होती है, इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी पे इनके अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा ये बाइकनकेव शेप के हैं और डिस्क शेप भी हो सकते हैं। बाइकनकेव यानी आप ऐसे समझे हैं तो ये गोल स्फेरिकल शेप है, थोड़े से लेंथ भी हो सकते हैं, थोड़े ऐसे लंबे किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में ये बारीक होते हैं। बाइकनकेव है, बारीक होते हैं। जैसे आप एक कनकेव लेंस बनाते हैं ना, ऐसे इस तरह बनाते हो ना, तो आप देखिए ना ये वाली जो जगह है ना ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो इस तरह ये बारीक होते हैं दरमियान से, सेंटर से। वजह क्या है? डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सकेगा, गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सकेगा, इसलिए कुदरत ने इनको क्या रखा हुआ है बेटा? बाइकनकेव रखा हुआ है। इसके अलावा जो स्फेरिकल इन शेप है और थिकनेस भी बिल्कुल इक्वल है, तो ये ऊँट के अंदर, लेमाज वगैरह के अंदर, वहाँ पर इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल ओवल शेप हो जाता है। स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल शेप भी हो सकते हैं, और वहाँ दरमियान में बारीक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें तो ये बाइकनकेव होते हैं, दैट मीन्स दरमियान में ये क्या होते हैं बेटा? बारीक होते हैं। अच्छा, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी आरबीसीज की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम डोनियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस को पास आउट होने देती है, केटाइन को स्टॉप कर लेती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो क्या करते हैं? केटाइन और एनाइन, जिसकी जो सिलेक्टिव परमेबल होते हैं कि उनको पास आउट होने देती है। लेकिन ये वाहिद इसकी मेम्ब्रेन ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ केटाइन को स्टॉप करती है, एनाइन जितने भी आएंगे, बाइकार्बोनेट्स आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा क्लोराइड आइंस आएंगे, उनको पास आउट होने देती है। जैसे हमारे पास हर सेल को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन की रिक्वायरमेंट होती है, वगरना ये सेल की शेप जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसी तरह हमारे जो आरबीसीज हैं इनको सपोर्ट करने के लिए दो तरह की यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ हेल्प कर रही हैं, एक तो ग्लाइकोफोरिन है, दूसरा स्पेक्ट्रिन है। बाहर की तरफ ये जो निकली हुई ये प्रोटीन आपको नज़र आ रही है, इनको ग्लाइकोफोरिन कहते हैं, ग्लाइकोफोरिन। और इसके अलावा अंदर की तरफ ये जो धागे की तरह की प्रोटीन्स है जो इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, इनको हम स्पेक्ट्रिन कहते हैं। और इसी तरह के प्रोटीन का नेटवर्क होता है। बस आपके लिए इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनफ है, जो कि साइटोस्केलेटन के तौर पर काम कर रहा है, दैट मीन्स कि आरबीसीज की शेप को जिसने मेंटेन किया हुआ है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती हैं, यानी दैट मीन्स ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये अब इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब जो एनर्जी कहाँ से चाहिए इनको? इनके टोटल जो लाइफ स्टेज है, यानी इनका टोटल लाइफ साइकिल है, इनकी जो ओवरऑल लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी जो है वो 4 मंथ की है, 4 महीनों की है। तो 4 महीने ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए इन्हें, तो एनर्जी कैसे मिलेगी बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से अटेन करते हैं,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल भी होता है, रेस्पिरेटरी चेन भी होती है। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो उसमें क्रेब्स साइकिल भी और इसके अलावा रेस्पिरेटरी चेन तो होगी नहीं ना जो आरबीसीज के अंदर। तो फिर ये कैसे जो एनर्जी हासिल करते हैं, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल या यूटिलाइज नहीं होती, तो इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कि इनकी वर्किंग के लिए वो काफ़ी हो जाती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप देखें ना, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन को आगे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन आरबीसीज खुद तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, लेकिन खुद ऑक्सीजन नहीं यूज़ करता, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए अपनी एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहता है। क्लियर। उसके बाद आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे तेज़ पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा हुआ है, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है ना हमारा, इसमें गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन को डिस्कस किया। वहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का नाम दिया हुआ है कि इसका काम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर, ठीक है, ये क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट बनाता है। तो ये काम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ना, ये हेल्पफुल होता है। तो इनके अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जो हमारी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट एंजाइम भी काउंट किया जाता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसके अलावा हम कहते हैं ना कि जो आरबीसीज हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, तो उनका काउंट भी आपको याद होना चाहिए। तकरीबन एक आरबीसी के अंदर, एक आरबीसीज के अंदर, एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको 26.5 करोड़ जो है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पैक होते हुए नज़र आते हैं जी। तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल किस एक आपके आरबीसीज के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन की मेजर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ये ऑक्सीजन की करता है, स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड की भी आगे ट्रांसपोर्ट की जाती है। क्लियर बेटा। अब एक हीमोग्लोबिन को समझते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन। अच्छा, बच्चों के जहन में आता है कि जनाब हीमोग्लोबिन जो है कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। आपने चैप्टर नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल के अंदर जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है कि 574 अमीनो एसिड से ये मिलकर बना हुआ होता है, और वो 4 चेन्स में होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की सलाहियत है इसकी। वजह क्या है, क्योंकि इसके पास 4 जो है ना वो हेम ग्रुप होते हैं। ये 4 हेम ग्रुप की वजह से आगे 4 जो है ऑक्सीजन, हर हेम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो 4 हेम ग्रुप होते हैं, तो इसलिए एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसको ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ है, और एक जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो खुद लगा लें अंदाज़ा कि ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता होगा। तो 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है हमारा ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो आप 141 इसके लिए 146 जब जमा करेंगे तो आपके पास 574 अमीनो एसिड ही बनेंगे। इसको आपने बाद में कैलकुलेट खुद कर लेना है। तो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की टाइप्स कितनी हैं? दो टाइप्स ऐसी हैं जो अडल्ट के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। यंग लोगों के अंदर 2 तरह के जो हीमोग्लोबिन है वो मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, और ये तकरीबन हमारे अंदर 98% मौजूद होता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स, ये असल में हीमोग्लोबिन ए टाइप है। क्लियर। और हीमोग्लोबिन बी टाइप ये हमारे अंदर बहुत कम होती है, 2% तक ये भी हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलती है। इसमें बीटा चेन नहीं होती, इसमें डेल्टा चेन होती है। बस इतना जहन में रखना था कि बीटा चेन नहीं होती, हीमोग्लोबिन A2 में डेल्टा चेन होती है। और एक हीमोग्लोबिन फीटस जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर 3 मंथ से जो अबव जो हमारी स्टेज होती है उसको हम फीटस कहते हैं। तो फीटस के अंदर भी ये हीमोग्लोबिन F पाया जाता है। अच्छा, इनमें किसकी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड होने की कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है? ये हीमोग्लोबिन F टाइप है, जो आगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये कुछ टाइप्स हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना था। ये हीमोग्लोबिन की फर्दर टाइप्स, और हमारे अंदर कौन से होते हैं, क्योंकि हम अडल्ट हैं और उनके अंदर A और A2
ये पाई जाती हैं। 98% जो है ना वो जो हीमोग्लोबिन ए है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे कितनी ऑक्सीजन होती है, 100 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये आप लोगों ने ये भी फैक्ट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक टर्म हमने पहले जो है ना थोड़ी बहुत देखी हुई है, उसको हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का बनाना, ये क्या कहलाता है, हीमेटोपोइसिस। लेकिन वहाँ स्पेसिफाई नहीं है, यानी आरबीसीज है और इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके अलावा जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं, प्लेटलेट्स तो नहीं, ये जो प्लेटलेट्स भी उसी में आ ही जाएंगे, उनकी फॉर्मेशन को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स का बनना, आरबीसीज का बनना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो साइट्स ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन के हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बिफोर 3 मंथ तकरीबन 3 महीने से पहले, जब प्रेगनेंसी से पहले यानी कि 3rd मंथ से पहले जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उस वक्त जो आरबीसीज बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, वो यॉर्क सैक बनाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक, 3 to 6 मंथ तक, ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेज तक हमारे जो आरबीसीज हैं वो लीवर के अंदर भी बनते हैं और इसके अलावा स्प्लीन वगैरह के अंदर बनते हैं। और 6 मंथ से ऑनवर्ड चाहे वो अडल्ट स्टेज है, ये हमारे रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। क्लियर हो गया। तो रेड बोन मैरो के अंदर ऐसा क्या है जो आगे आरबीसीज को बनाता है, तो रेड बोन मैरो के अंदर मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं। ये स्टेम सेल्स ये हमारी बॉडी के हर किस्म के सेल्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनसे आगे जो है फर्दर माइलाइड प्रोजेनेटर जो सेल्स बनते हैं वही आगे एरेथ्रोसाइट्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है। बहरहाल हम सिर्फ इसको इतना याद रखेंगे जितना कि हमारे सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर हमारी हेल्प हो सके। तो ये 3 स्टेजेस आपके लिए काफ़ी हैं। तो रेड बोन मैरो के अंदर मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, वो अगली स्टेज में कन्वर्ट होते हैं, माइलाइड प्रोजेनेटर सेल्स बनाते हैं, उनसे आगे क्या बनते हैं बेटा, एरेथ्रोसाइट्स बनते हैं। ये कुछ फॉर्मेशन थी और इनकी साइट्स आपको याद होनी चाहिए कि जो बिफोर 3 मंथ्स जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कहाँ बनते हैं, इसके अलावा 3 मंथ से 6 मंथ के दौरान जो ये स्टेज है इसमें कहाँ बनते हैं, और इसके अलावा 6 मंथ से ऑनवर्ड कहाँ बनते हैं। ये स्टेजेस ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो उन पर असर डालते हैं। उसमें पहला जो है वो है हमारे विटामिन्स। तो विटामिन्स भी एरेथ्रोपोइसिस या जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन पर थोड़ा सा इफेक्ट रखते हैं। उसमें हमारे पास है विटामिन B12 है और इसके अलावा जो विटामिन है हमारे पास B9, ठीक है, जिनको हम फोलिक एसिड कहते हैं, या इसके अलावा सियानोकोबाइल अमाइन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, सियानोकोबाइल अमाइन इसके कहते हैं, और इसको फोलिक एसिड कहते हैं। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो एरेथ्रोपोइसिस को फास्ट करते हैं, यानी कि आपके अंदर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन्स भी हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें हमारे पास है सबसे पहला जो रोल है बेटा वो है एरेथ्रोपोइटिन। ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है किडनी से बेटा, और इसका काम ये होता है कि ये एरेथ्रोपोइसिस को आगे क्या करता है बेटा, फास्ट करता है। जी, तो किडनी भी एक जो है हार्मोन रिलीज करता है एरेथ्रोपोइटिन, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन को फास्ट करता है। इसके अलावा और कौन से हार्मोन है जिनका रोल होता है, इसमें थायरॉक्सिन भी है, थायरॉक्सिन, और दूसरे हार्मोन है वो है कार्टिसोल, और मेल के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जहाँ पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ साथ आरबीसीज की फॉर्मेशन को फास्ट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। आरबीसीज, थायरॉक्सिन का काम आपने ये पढ़ा हुआ है कि फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं और आपको एनर्जी देते हैं, बिल्कुल वही है, लेकिन इसका दूसरा रोल ये भी है कि वो आरबीसीज की फॉर्मेशन को फास्ट करता है। क्लियर, एरेथ्रोपोइसिस के जो प्रोसेस है उस पर भी अपना असर डालता है जिससे वो फास्ट हो जाता है। अच्छा, कार्टिसोल का भी आपने पढ़ा हुआ है कि कार्टिसोल का काम ये होता है कि ये ऑस्मोटिक लेवल को बरकरार रखना, लेकिन साथ साथ वो ये भी काम कर रहा होता है कि एरेथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन इसको हम कहते हैं, जहाँ पर ये मेल जेंडर को या सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करवा रहा होता है। साथ साथ इसका दूसरा काम ये होता है कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को भी फास्ट करता है, इसलिए मेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है फीमेल की निस्बत, क्योंकि फीमेल का जो हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, इसका काम ये होता है कि ये आरबीसीज की फॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है, स्लो करता है।
इसी वजह से फीमेल के अंदर एक फैक्टर ये भी है कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है, कि उनका जो हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रोजन, वो क्या करता है आरबीसीज की फॉर्मेशन को स्लो करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, विटामिन भी आपको याद होने चाहिए। आरबीसीज का काउंट कितना बेटा, आरबीसीज अगर बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन जो आरबीसीज होते हैं पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। तो एक ब्लड के पर mm क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन तक जो है ना आरबीसीज आपको मिलेंगे मेल के अंदर। और अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में होते हैं बेटा 4 से 4.5 मिलियन पर mm ऑफ ब्लड। क्लियर। तो ये आप लोगों ने ये मैंने बता दिया आपको कि इनमें फ़र्क क्यों है। मेल के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो ब्लड सेल फॉर्मेशन को फास्ट करता है, जबकि फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन है ये उनकी फॉर्मेशन को क्या करता है बेटा स्लो डाउन करता है। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का 4 मंथ्स या हम उसे कहते हैं 120 डेज, 120 दिन का ओवरऑल इनका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद इन्होंने क्या होना होता है डेट्रिएट होते हैं, यानी कि वॉर्न आउट होते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, उतना ख़त्म हो जाते हैं कि फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। फिर इनको कहाँ दफन किया जाता है, इनको कहाँ मारा जाता है, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन ही एक वाहिद ऑर्गन ऐसा है जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज यहाँ पर दफन होते हैं, यहाँ पर आरबीसीज की मौत होती है। क्लियर। तो आरबीसीज को ख़त्म कहाँ किया जाता है बेटा, स्प्लीन के अंदर किया जाता है। अच्छा, स्प्लीन के अंदर एक और चीज़, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड स्टोर रहता है, तो एक्सीडेंट के अंदर अगर ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है तो ब्लड की सप्लाई कहाँ से होने लग जाती है बेटा, ये स्प्लीन के अंदर होने लग जाती है। स्प्लीन को हम कहाँ पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बड़े इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स भी थे, बड़े इंटरेस्टिंग इसमें जो है कुछ पॉइंट्स भी थे, इन्फॉर्मेशन भी थी। तो आज के लिए बस इतनी ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेटलेट्स और फंक्शन ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।